हेलो स्टूडेंट्स। कल मुझे उड़ीसा से त्रिलोचन महाराणा जी का ईमेल प्राप्त हुआ। वो अपनी ईमेल में शिकायत कर रहे थे कि सर आपने डायरेक्ट ही इंडस्ट्री रिलेशन पढ़ाना शुरू कर दिया और मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स आप पढ़ाना भूल गए। तो मैंने भी ये रियलाइज किया कि अचानक से किसी टॉपिक पे चले जाने से बेहतर है कि मैं स्टार्टिंग से मैनेजमेंट की जो फंडामेंटल्स हैं वो सबको बताऊं। और वैसे भी ये सभी मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए जरूरी होता है। तो आज मेरा टॉपिक है कि फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। एक बार मेरे से किसी क्लास में किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन किया था कि कौन सा फंक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि प्लानिंग फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है। तो अगर हम बात करें, अभी इन सारे फंक्शन को मैं आपको अलग से डिस्क्राइब करूंगा, पर पहले मैं वो एक घटना आपको बताता हूं कि एक बार मेरे किसी स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा मनी गेनिंग होता है या बेहतर होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जहाँ रहने वाला हूँ वहाँ पे मेरे जो गांव के घर हैं वो, तो वहाँ पे जाने के लिए ये थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर कच्ची सड़क का उपयोग करना पड़ता है। तो मैं अपनी ये गाड़ी लेके कहीं जा रहा, वहीं घर जा रहा था। तो रास्ते में एक जगह पे कीचड़ आ गया। तो मेरे माइंड में ये कंसेप्ट थी कि शायद बड़ी गाड़ियों की तरह छोटे जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं जैसे कार है, उनमें भी जो आगे के जो व्हील होते हैं उनमें पावर नहीं होती, वो सिर्फ मोड़ने के लिए बना होता है और पावर पिछले टायर में से होती है। तो मैंने कीचड़ से निकालने के लिए वैसे ही कीचड़ में अगले टायर डाल दिए ताकि पिछले टायर उनको सूखी जगह से धक्का देंगे और गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन गाड़ी के अगले टायर कीचड़ में फंस गए और बाई चांस हमारी गाड़ी रुक गई। फिर जब गाड़ी फंस गई तो बाद में ये मुझे पता चला कि जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं उनके तो अगले टायर में ही पावर होती है, और जो बस होती है, ट्रक होती है, उनमें एक्सल लगा के पिछले वाले टायरों में पावर होती है, वो धक्का देते हैं। इसलिए अगला टायर कीचड़ में चला है तो पिछला धक्का देके निकाल देगा। खैर वो गलती दोबारा नहीं हुई। अब मुझे पता है कि अगले व्हीकल में ही छोटे गाड़ी की पावर होती है और अगले ही व्हील को हमें छोटी गाड़ी में सूखे से निकालना चाहिए, पिछला चाहे कीचड़ में खुद ही घसीट के आ जाएगा। मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे वो क्वेश्चन था कि कौन सा प्रोसेस जो है मैनेजमेंट का ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इट डिपेंड अपॉन द ऑल टायर्स ऑफ द व्हीकल। अगर हम बात करें कि गाड़ी का अगला टायर ही ज़्यादा यूजफुल है तो ये भी कहना भाई गलत होगा। मैं बोलूँ कि पिछला टायर ज़्यादा अच्छा होता है तो वो बोलना भी गलत होगा। इट इज़ द वर्किंग ऑफ द ऑल फोर व्हीकल, ऑल फोर व्हील्स। तो वैसे ही मैनेजमेंट में मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि सारे ही फंक्शन जो है मैनेजमेंट के इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, चाहे वो प्लानिंग की बात हो, ऑर्गेनाइजिंग की बात हो, स्टाफिंग की बात हो, डायरेक्टिंग की बात हो या कंट्रोलिंग की बात है। सभी जो है सारे ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं और एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक प्लानिंग स्टेज है, प्लानिंग में आपको कंट्रोलिंग के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि जब कंट्रोलिंग कर रहे हैं आप तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग को भूल जाना है। तो इट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। हर स्टेज में अलग अलग तरह से काम करना पड़ता है, लेकिन किसी भी स्टेज पे जाके सब बाकी स्टेज का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं अपने स्टाफ को तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग क्या थी, और उस ऑर्गेनाइजेशन को आप बाद में कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ऑर्गेनाइज कैसे किया था और हमारी प्लानिंग क्या थी। तो सॉरी इट इज मैनेजमेंट इज द इंटरेक्शन ऑफ द ऑल द फंक्शन। जितने भी हमारे ये फंक्शन होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसके अलावा भी कुछ और फंक्शन हो सकते हैं, ये सब मैनेजमेंट जो है सभी फंक्शनों का एक इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन सभी फंक्शन का एक ज्वाइंट वर्किंग है। अब साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व फंक्शन के सारे फंक्शन एक दूसरे का साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होते हैं। स्टाफिंग कर रहे हैं हम तो क्या हम प्लानिंग का ध्यान नहीं रखेंगे? स्टाफिंग में अगर हम ऑर्गेनाइज के साइज का ध्यान रखेंगे, कम्युनिटी का ध्यान रखेंगे, ह्यूमन रिलेशन का ध्यान रखेंगे, तो क्या हम प्लानिंग भूल जाएंगे या उस स्टाफ को क्या हम कंट्रोल नहीं करेंगे? एक दूसरे के लिए
सारे ही मैनेजमेंट फंक्शन इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिया और अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर हल करने की बात आए, पेपर देने की बात आए, तो आप तो ये चार्ट ही याद कर लें, आप समझे पूरा चैप्टर आपका हो गया। आपने सिर्फ इस तरह ड्रा करके, पहला फंक्शन है प्लानिंग, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लानिंग करना पड़ती है मैनेजमेंट के पर्सन्स को या अन्य स्टाफ को भी। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है कि उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करना है। फिर उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए हमें स्टाफिंग करना पड़ेगी। स्टाफिंग करने के बाद उसको कुछ डायरेक्शन भी देना पड़ेगी किस तरह काम करना है, और बाद में कंट्रोलिंग मेथड भी यूज करना पड़ेगी। तो अगर मोटे तौर पे बोले तो 1 2 3 4 5 फंक्शन मैनेजमेंट के हैं, ये याद रखना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब बात करते हैं पहले फंक्शन की, प्लानिंग। प्लानिंग जब भी हम करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये ही ध्यान रखना होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है और प्लानिंग किसी और स्टेज करें। हम मोटर व्हीकल को की सेल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसके क्या बोलते हैं दूसरे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो प्लानिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि जब हमने व्हीकल बेचने हैं तो हमने रोडों को ध्यान नहीं रखना है, रोड नहीं हमने डेवलप करने। हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हीकल बेचना, दूसरा काम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। तो किसी भी प्लानिंग स्टेज पे ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर होने चाहिए कि हमारा, बोलने का मतलब है प्लानिंग में पहली स्टेज आती है ऑब्जेक्टिव, हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसकी फोरकास्टिंग, कि उसका हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमारी क्या फोरकास्टिंग हो सकती है। अब एक स्टेप में बोलूँ एडवांस फ्यूचर, उसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें एडवांस में सोचना पड़ेगा, एडवांस फ्यूचर को सोचना पड़ेगा कि हमारी प्लानिंग, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को किसी स्टेज पे ले जाना है तो एडवांस में क्या क्या हमें कंस्ट्रेंट आएंगे, कैसे कैसे हमने डेवलप करनी है। तो इट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन दैट इट इज एडवांस फ्यूचर। हमें फ्यूचर को एडवांस में देखना पड़ता है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें फोरकास्टिंग करना पड़ती है। अल्टरनेट सॉल्यूशन, हमें अल्टरनेट सॉल्यूशन के ऊपर भी वर्क करना है। हम मान लिया हमने एक बार कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे द्वारा सेट ऑब्जेक्टिव शायद ही हमेशा कामयाब हो। हमें अल्टरनेट सॉल्यूशन पे भी ढूंढना है। हो सकता है कोई दूसरा कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन दे, वो ज़्यादा अच्छा हो दूसरा की जो हमने अभी प्लान किया है। तो साइड बाय साइड अल्टरनेट सॉल्यूशन भी हमने प्लानिंग स्टेज में ध्यान देना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करनी है। पॉलिसी, कोई प्लानिंग हो गई तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनती है कि हम किस तरह काम करेंगे। रिलायंस मान लिया दूध की सेल में आता है, तो वो पहले पूरी प्लानिंग रिलायंस को करना पड़ेगी। उसके बाद पॉलिसी बनाना पड़ेगी किस तरह हमने डेवलप करना है, कहाँ से दूध लेना है, कहाँ डेयरी फार्म होगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से भेजना है। ये सारे अगले स्टेप हैं जो बाद में मैं आपको कवर करूंगा। तो ऑब्जेक्टिव तो तय हो गए, फोरकास्टिंग होगी, अल्टरनेट सोल्यूशन हो गए, पॉलिसी बना ले, पॉलिसी प्रोसीजर, पॉलिसी के बाद किन किन प्रोसीजर से गुजरना है। अगर रिलायंस मान लिया गांव से दूध लेगा तो वो किस रेट से लेगा, कितनी कमीशन वहाँ कलेक्ट करने वाले को दी जाएगी, कितना ट्रांसपोर्ट वाले को दी जाएगी, ये बाकी दूसरे टॉपिक में कवर होंगे। तो प्रोसीजर तय करना पड़ेगा और एडवांस फ्यूचर को एडवांस में देखना पड़ेगा। तो अगर आपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग आपने डिस्क्राइब करनी है, तो प्लानिंग के ये वाले सब फंक्शन हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, फोरकास्टिंग करना पड़ेगी, अल्टरनेट सॉल्यूशन देखना पड़ेंगे, पॉलिसी बनाना पड़ेगी, पॉलिसी को चलाने के लिए प्रोसीजर बनाना पड़ेंगे, और सारा कुछ प्लानिंग एडवांस फ्यूचर को देखते हुए करना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप, पहला जो हमारा पॉइंट हो गया कि प्लानिंग। दूसरी मैनेजमेंट का फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आता है कि हमने वर्क को चलाना कैसे है, जो प्लानिंग होगी उसको वर्क ड्राइव करने के लिए क्या क्या हमें
प्रोसीजर करना पड़ेगी, ड्यूटीज लगाना पड़ेगी, किस किस की क्या ड्यूटीज होंगी उस ऑर्गेनाइजेशन में। पावर डेलीगेट्स, पावर, लोगों को काम करने के लिए पावर्स देना पड़ेगी, सुपरवाइजर रखना पड़ेगी, एग्जीक्यूटिव रखना पड़ेगी, मैनेजर रखना पड़ेगी, सभी को एक पावर्स की पावर्स डेलीगेट्स करना पड़ेगी। बहुत बार पावर डिसेंट्रलाइज करना पड़ती है। बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ऑब्जर्व किया है कि टॉप लेवल के ऑफिसर जो है छोटे लेवल के ऑफिसर को अपनी पावर्स को डेलीगेट्स नहीं करना चाहते, और वो इतना ज़्यादा अपनी वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा वर्क लेने की वजह से कि वो अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाते। तो बहुत ज़रूरी होता है कि पावर की डेलीगेशन भी हो जाए, डिसेंट्रलाइज प्रोसेस हो जाए। तो वर्क ड्राइव होगा, ड्यूटी होगा, पावर डेलीगेट्स होंगी, ग्रुपिंग करना पड़ती है। ग्रुपिंग का जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट हम अलग कर देते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ग्रुपिंग करना पड़ती है। ग्रुपिंग जैसे सब ये तो छोटे ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें अलग हो सकती हैं। अब हम किसी कार को मान लिया सर्विस कराने जाते हैं, तो वहाँ अलग अलग असेंबलिंग क्या वॉशिंग का एरिया अलग है, दूसरा सेल्स का एरिया अलग है, मार्केटिंग एरिया अलग है। तो हर जगह पे ग्रुपिंग करना पड़ेगी, ग्रुप के हेड बनाना पड़ेंगे, और सभी को पावर डेलीगेट्स करना पड़ेगी। फिटिंग ईच, और सभी ग्रुप्स को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। वो भी ऑर्गेनाइजिंग है, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, जितनी हमने प्लानिंग की है उस प्लानिंग को हम अब ऑर्गेनाइजिंग स्टेट में अब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डेवलप रिलेशन, एक दूसरे का रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन से मतलब मेरा ये है कि मान लिया अकाउंट डिपार्टमेंट आपने एस्टेब्लिश कर दिया, तो अकाउंट्स के बाद कहीं से वोचर भी तो आएंगे, कोई तो सबमिट करेगा, या सेल्स वाले सेल्स करेंगे कि, या कोई परचेज वाले परचेज करेंगे, तो कहीं तो बिल सबमिट करेंगे, अकाउंट्स में करेंगे। तो एक दूसरे का रिलेशन बनाना पड़ेगा, प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि ग्रुपिंग होगी, उसके बाद डेवलप रिलेशन कि आपने यहाँ बिल देने हैं, यहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, या इस तरह कोई जो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो मैकेनिज्म डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, सभी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अकाउंट डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट ही काम करना शुरू कर दे, उसकी भी जवाबदेही हो। ऐसा नहीं है कि सेल्स डिपार्टमेंट सेल करना डायरेक्ट शुरू कर दे बिना किसी प्रोडक्शन वालों को पूछ के इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। तो ये सारे हमें एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। दूसरी स्टेज हमने पढ़ ली, पहली स्टेज होगी प्लानिंग, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग। तो हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लोगों ने प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली। अब क्या आता है, करेगा कौन? स्टाफिंग। सारे काम करने के लिए कोई स्टाफ भी तो चाहिए, दैट इज कॉल्ड थर्ड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कि हमें स्टाफिंग करना पड़ेगी। स्टाफिंग हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से करना पड़ती है, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते करना पड़ती है। मान लिया आज से मैं 100 साल पहले या 50 साल पहले की बात करूं, कोई मान लिया जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है या रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो रोड बनाती थी, तो उस टाइम 1000 एम्प्लॉय उन्होंने सड़क को गैंती से निकालने के लिए रखने थे। लेकिन आज थोड़ी रखेंगे, आज टेक्नोलॉजी चेंज है। आज तो जेसीबी मशीन को हायर करेंगे और जेसीबी ऑपरेटर रखेंगे। तो किसी भी समय जब स्टाफिंग का पैटर्न आता है तो टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमने किस टेक्नोलॉजी से काम करना है। आज की डेट में मान लिया कोई नेशनल हाईवे निकल रहा है और वो गैंती से ही मजदूर निकाल रहे हैं, तो विजिबल नहीं लगता। और 50 साल पहले अगर सोचते भी मशीन, तो मशीन कहाँ से लाते? तो टेक्नोलॉजी का समय पे ध्यान रख के ही स्टाफिंग होती है। और ऑर्गेनाइजेशन साइज दूसरा इसमें फैक्टर रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है। ऐसा नहीं है कि आपको छोटा सा प्रोजेक्ट मिला है और आपने स्टाफ रख दिया हजारों, और ऐसा नहीं कि बहुत सारा प्रोजेक्ट है, टाइमलाइन में आपको 2 महीने में कंप्लीट करना है और स्टाफ रख दिया थोड़ा। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है उसको देख के भी स्टाफिंग होती है। कम्युनिकेट, आपको कम्युनिकेट भी करना होता है एक दूसरे के साथ, उसके लिए भी स्टाफ चाहिए, कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। ह्यूमन रिलेशन, जो स्टाफ रखा उसके ह्यूमन रिलेशन कैसे रहेंगे, एचआरडी डिपार्टमेंट रहेगा, उसके लिए वो भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। अब हम
यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। स्टाफिंग उनका फंक्शन होता है, टेक्नोलॉजी को ध्यान में होता है, ऑर्गेनाइजेशन को साइज में देख के करना होता है, कम्युनिकेशन को ध्यान में करना पड़ता है, ह्यूमन रिलेशंस, सारा कुछ स्टाफ रख दिया, उसके HRD भी तो डेवलप करना है, उनको डेवलप भी करना है, रिक्रूटमेंट, उसके बाद रिक्रूटमेंट भी एक स्टाफिंग में एक फंक्शन आता है मैनेजमेंट का। पे फिक्स या अलाउंसेस, जो स्टाफ रखा उसकी कितनी पे होगी, कितना प्रमोशन होगी, कितना एरियर मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी तो आपको स्टाफिंग में ही मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग देना है, अप्रेजल, डेवलप, एजुकेशन, ये सारे जो फंक्शन है मैनेजमेंट के। जब किसी अगले वाले टॉपिक में हम मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन में और स्टाफिंग डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं इन चीज़ों को बताऊंगा। आपके 10 लेक्चर ट्रेनिंग पे ही हो सकते हैं, अप्रेजल कैसे बनानी है वही हो सकते हैं, तो आगे आगे वो कवर करेंगे। अभी आप इतना देखिए कि स्टाफिंग में हमें टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन साइज देख के हुए स्टाफिंग करना पड़ती है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, ह्यूमन रिलेशन इसका पार्ट है, रिक्रूटमेंट करना पड़ती है, पे फिक्स करना पड़ती है, ट्रेनिंग करना पड़ती है, अप्रेजल डेवलप करना पड़ती है, या एम्प्लॉय की एजुकेशन का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये हो गया हमारा थर्ड फंक्शन। अब करते हैं फोर्थ फंक्शन की बात। तो फोर्थ फंक्शन है हमारा डायरेक्टिंग। अब प्लानिंग भी होगी, ऑर्गेनाइजिंग भी होगी, स्टाफ आ भी गया, उसके बाद क्या है, डायरेक्ट भी तो करना पड़ेगा कि वो अफेक्टिवली पूरा स्टाफ काम करे, एफिशिएंटली करे, गाइडेंस देना पड़ेगी उसको, इंडक्शन ट्रेनिंग करना पड़ेगी, नया स्टाफ हुआ उसको बताना तो पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डिफरेंट सेक्शन में। मान लिया किसी एक सेक्शन में कोई एम्प्लॉय अपॉइंट हुआ तो उसको सब सेक्शन में पता तो होना चाहिए कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग। इसको बाद में कवर करेंगे कभी। सुपरविजन आपको करना पड़ेगा मैनेजमेंट के पर्सन को, मोटिवेशन देना पड़ेगी काम के लिए, लीडरशिप देना पड़ेगी। तो ये सारे फंक्शन डायरेक्टिव में आते हैं। अफेक्टिव, एफिशिएंट वर्क हो, गाइडेंस देना पड़ेगी, इंडक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगी, सुपरविजन करना पड़ेगा, मोटिवेशन करना पड़ेगी, लीडरशिप आपको देना पड़ेगी। अब लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। लास्ट तो नहीं बोलेंगे, देयर आर 100 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट पर्संस, पर अभी जो हम डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं तो 5 फंक्शन हम मेन मानते हैं। अब लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है कि सब कुछ हो गया, पूरा काम, कंपनी ठीक चल पड़ी, यहाँ तक इतने से भी कंपनी चल पड़ेगी, लेकिन क्या कंपनी ठीक चल रही है, प्लानिंग के हिसाब से चल रही है? को मेजर्स भी तो हमें डेवलप करना पड़ेंगे, को स्टैंडर्ड तो फिक्स करना पड़ेंगे। मान लिया कोई एक कुली किसी ट्रक को अनलोड करता है, तो क्या वो 1 घंटे में कितना करेगा, 4 घंटे में कितना करेगा? एक ट्रक को कुली अनलोड करेगा तो क्या बोलते हैं, चार बंदे कुली उसको अनलोड कर पाएंगे या 10 रखना पड़ेंगे? कुछ स्टैंडर्ड तो बनाना पड़ेंगे। या कोई काम किसी को वर्क असाइन करना है तो उस काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए, उस कितने आदमी कर देते हैं उस काम को, तो उतने ही हम देंगे और स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे और उनको देखेंगे कि क्या इस स्टैंडर्ड के अनुसार काम कर रहे हैं। तो इस तरह की कई चीजें हैं, मेजर हमें डेवलप करना पड़ेंगे, फिक्स स्टैंडर्ड करना पड़ेंगे, कंपेयर स्टेटमेंट बनाना, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। कि मान लिया किसी काम को 4 आदमी कर लेते हैं 1 दिन में, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसको 2 दिन में नहीं कर रहे हैं 4 आदमी, तो आप स्टैंडर्ड से पीछे हैं, तो आप स्टैंडर्ड से मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, वो सारा किसमें आएगा, कंट्रोलिंग में आएगा। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और मान लिया आपके बोलने के ऊपर भी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 4 आदमी 1 दिन में उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप करेक्टिव एक्शन भी लेंगे। करेक्टिव एक्शन में कुछ सम सॉर्ट ऑफ वार्निंग या उनको पे कट या इस तरह कई चीजें हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। या मोटिवेशन भी हो सकता है, या उनको मोटिवेट कीजिए। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कंट्रोलिंग। अब मैंने आपको ये सारे फंक्शन बता दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।